हेलो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइब्रेरी अकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन पे। ओके, कई दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कोलन क्लासिफिकेशन पे सर सेशन हो जाए, तो कुछ काम के चलते बार बार डिले हो रहा था ये। तो लेकिन अब इसका हम ये थ्योरी वीडियो भी करेंगे और इसके बाद हम आने वाले इसके प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे कोलन क्लासिफिकेशन के। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का गाइज जो हमारा सेशन है ये कंप्लीट थ्योरी है, सिर्फ एक ओवरव्यू है जिसके बारे में आज देखेंगे कि जिसमें आज हम देखेंगे कि कोलन क्लासिफिकेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है किस तरह से बनी हुई है बाय एस आर रंगनाथन सर के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए कोलन क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिकल करने के लिए या फिर एक प्रॉपर तरीके से कॉलम नंबर बनाने के लिए। ओके, तो एक बार ये आउटलाइन देख लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन की। देखो, ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है ना, ये किस पे बेस्ड है? पॉलीकोटॉमी पे बेस्ड। पॉलीकोटॉमी मतलब डिवीजन इनटू मैनी, मतलब इसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को रंगनाथन सर ने क्या कर रखा है, कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जब इसकी आप मेन क्लास खोलोगे ना तो वहाँ पे पेज नंबर 2.4 पर है, मैं बता देता हूँ। वहाँ पे देखना आपकी इसमें जो मेन क्लासेस हैं वो कैसे हैं, 1 से लेकर आपका जेड तक मेन क्लासेस है। मेन क्लासेस मतलब आपके सब्जेक्ट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 1 से लेकर जेड तक डिवाइड कर रखा है। ओके, अब ये जो इमेज है ये कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है, आप देख लीजिएगा। आपके पास बहुत से लोगों के स्टूडेंट्स के पास होगी। आप इसको ओपन करोगे जब, तो इसको ओपन करने के बाद जैसे ऐसे ओपन किया तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड पार्ट ये वाला, थर्ड पार्ट ये वाला। ओके, इनिशियल कुछ पेजेस मतलब पेज नंबर 1.1 से लेकर पेज नंबर 1.124 तक फर्स्ट पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट किस नाम से जाना जाता है? रूल पार्ट के, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 2.1 से लेकर पेज नंबर 2.125 तक पार्ट नंबर 2 है, जो कि शेड्यूल नाम से जाना जाता है। ओके, और थर्ड पार्ट है इंडेक्स पार्ट। इसका पेजेस कहाँ से कहाँ तक है? 2.125 से लेकर पेज नंबर 2.175 तक, ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक ओवरव्यू ब्रीफली समझ में आ गया ना कि बुक जो है किन पार्ट्स में डिवाइड है। और मैं बता देता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला पार्ट है वो शेड्यूल पार्ट, और उसके बाद रूल पार्ट, उसके बाद इंडेक्स पार्ट। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि गाइस शेड्यूल पार्ट में आपकी सारी मेन क्लासेस हैं, यहीं पे सारे आपके फेसिट फॉर्मूला हैं, यहीं से आपको कॉलम नंबर बनाना है, ठीक है। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहाँ जाते हैं? रूल पार्ट में, ठीक है। रूल देखते हैं उस मेन क्लास का रूल क्या है, किस तरीके से कॉलम नंबर बनाया जाएगा, ठीक है। अगर इस सब के अलावा कोई टाइटल ऐसा आ जाता है जिसमें टिपिकल से कोई वर्ड आ जाता है, वो डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, आपको नहीं अप्रोच करना आ रहा, तो वो कहाँ पे आप किसके थ्रू अप्रोच करते हैं? इंडेक्स के थ्रू। ओके, अभी बस आप इतना समझ लीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 है रूल पार्ट, पार्ट 2 है शेड्यूल पार्ट, पार्ट 3 है इंडेक्स पार्ट। ओके, तो ये ओवरव्यू क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। देखो गाइस, कॉल नंबर बनाने से पहले आपको कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ हैं वो आनी चाहिए। जैसे कि ये जो नीचे की 5 चीज़ें हैं ये हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। मतलब गांठ बांध लो कि ये चीज़ें नहीं आएंगी ना आपको, आप क्लासिफिकेशन इसमें कॉल नंबर नहीं बना पाओगे। फंडामेंटल कैटेगरीज आनी चाहिए आपको, डिवाइसेज आने चाहिए आपको, आइसोलेट्स कैसे यूज़ करते हैं इस क्लासिफिकेशन स्कीम में वो आने चाहिए, सिस्टम स्पेशल क्या है और किस तरीके से यूज़ होता है इस क्लासिफिकेशन स्कीम में ये आना चाहिए, फेज रिलेशन का कैसे यूज़ होता है कॉलम बनाते वक्त ये आना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉलम क्लासिफिकेशन में। ओके, उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि एक हिस्ट्री देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम की, कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री कैसी रही है और इस हिस्ट्री में कोलन क्लासिफिकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और कॉल नंबर देखेंगे, कॉल नंबर कितने टाइप के होते हैं। देन कोलन क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स देखेंगे कि ये मेरे 3 टाइप्स हैं ना, तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। देखो, कोलन क्लासिफिकेशन एज सच कोई ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं थी कि सबसे पहले आई है न्यूएस्ट की, ठीक है। इसके पहले भी देखो 6 नंबर पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके पहले भी कई सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स आ चुकी थी। ओके, जैसे डीडीसी है, सबसे लार्जेस्ट ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लासिफिकेशन अब तक की डीडीसी ही है, जो कि सबसे पहले आई थी। जो किसने बनाई थी? मेलविन डेविसन ने। कब आई थी? 1876 में। ओके, उसके बाद एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आई सीए कटर सर के द्वारा 1891 में। ओके, उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम आई जो कि 1904 में आई। उसके बाद यूडीसी, जिसके फाउंडर कौन थे? पॉल ऑटलेट और हेनला फोंटी। ओके, जो 1905 में आई। फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम आई जेडी ब्राउन के द्वारा 1906 में। फिर कोलन क्लासिफिकेशन आई इंडियन ऑरिजिन की क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि डिज़ाइन करी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने। ओके, 1933 में। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में रंगनाथन सर ने इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्तर पे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। ओके, उसके बाद भी एज सच इसके बाद भी क्लासिफिकेशन, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई और अब तक क्लासिफिकेशन आ रही हैं नई नई, और आई होप फ्यूचर में भी क्लासिफिकेशन स्कीम आएगी, ठीक है। लेकिन उन सब पे हम बात नहीं करेंगे आज हमारा सारा का सारा फोकस है कोलन क्लासिफिकेशन पे। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो कोलन क्लासिफिकेशन का आया वो 1933 में आया। देखो भाई, इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस क्लासिफिकेशन स्कीम को कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम क्यों बोला जाता है।
इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि इसके जो फर्स्ट 3 एडिशंस थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई कनेक्टिंग सिंबल यूज़ हुआ था, जो नोटेशन यूज़ हुआ था कोलन था, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1939 में, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, सिक्स एडिशन 1960 में और सेवन्थ एडिशन 1987 में। ओके, इसमें देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा एडिशन है जो 3 बार रिप्रिंट हुआ, ठीक है। सिक्स एडिशन है जो 3 बार रिप्रिंट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम सेवन्थ एडिशन है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें टाइप्स ऑफ कॉल नंबर। कॉल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली देखो गाइस 2 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 1, 10, 5, 100, 200, कुछ भी, कोई भी नंबर होगा वो जस्ट यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। ओके, और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होंगे गाइस, जो ऑर्डर के पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि एक सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो या न्यूमेरिकली, अल्फ़ाबेट में ABCDEFG ऐसे करके। ओके, और जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं वो किसको यूज़ करती हैं, ऑर्डिनल नंबर को, क्योंकि बुक्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम ऑर्डिनल नंबर्स का हमेशा यूज़ करते हैं अरेंजमेंट के लिए। देखो गाइस, नोटेशंस एक बार देख लेते हैं, नोटेशंस क्या होती हैं। नोटेशंस का सिंबल से मीनिंग है यहाँ पे कनेक्टिंग सिंबल। ओके, अब जो देखो हमारे पास 3 यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, DDC, UDC और CC। देखो DDC जो है प्योर नोटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है। प्योर नोटेशन बेस्ड कैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज़ होता है, और जो कनेक्टिंग सिंबल यूज़ होता है इसमें सिर्फ डॉट यूज़ होता है। ओके, और मिक्स्ड नोटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी है, UDC और CC, क्योंकि इन दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम में हर तरीके के नोटेशंस का यूज़ होता है, चाहे वो नंबर्स हो 1 2 3, या फिर अल्फ़ाबेट्स हो ABCD, या फिर आपके कोई सिंबल्स हो, स्टार हो, इक्वल टू हो, कुछ भी, तो वो मिक्स नोटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो कोलन क्लासिफिकेशन का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये 3 तरीके की क्लासिफिकेशन स्कीम है। फर्स्ट जो मेनली इसका ब्रॉड हेडिंग में आता है, एनालिटिकल सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन स्कीम और फेसिलिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। कोलन क्लासिफिकेशन को एनालिटिकल सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन स्कीम क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न है, देखो इसमें जो इस क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है ना बुक्स को या फिर डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, उसमें क्या होता है कि जो बुक्स का टाइटल होता है, बुक के टाइटल को पहले करते हैं हम एनालाइज, इसलिए एनालिटिकल बोलते हैं। फिर उस बुक के टाइटल को एनालाइज करने के बाद हम सिंथेसाइज करते हैं। ओके, मतलब सिस्टमेटिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस जो डॉक्यूमेंट होगा सिंथेसाइज करने के बाद उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं एंड में। यही रीज़न है कि इसको एनालिटिकल सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन स्कीम बोला जाता है। और फेसिटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर एक मेन क्लास में इसका खुद का एक फेसिटेड फार्मूला है, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, इतना ध्यान रखिए, फेसिटेड मतलब फार्मूला। ओके, हर एक मेन क्लास में फार्मूला है, हर मेन क्लास, जैसे कि लाइब्रेरी मेन क्लास का फार्मूला है, इंजीनियरिंग मेन क्लास का फार्मूला है, फिजिक्स मेन क्लास का फार्मूला है, हिस्ट्री मेन क्लास का फार्मूला है, तो फिर फार्मूला बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है ये, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, ये है देखो फर्स्ट जो 3 पार्ट थे इसके, वो कौन से कैसे थे, रिजिडिटी फेसिड क्लासिफिकेशन स्कीम। फिर उसके बाद 4th 5th और 6th जो एडिशन थे इसके, वो ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी। ओके, देन उसके बाद जो लास्ट था 7th एडिशन इसका, वो था फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी सर हम इसका एक थ्योरी ओवरव्यू वीडियो है ये, और प्रैक्टिकल जब करेंगे इसका तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे यूज़ होता है इसमें PMST का, फेज रिलेशन का, कॉमन आइसोलेट्स का, इन सब का। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है फंडामेंटल कैटेगरीज। गाइस, रंगनाथन सर की ये अप्रोच थी कि कोई भी बुक होती है, सपोज ये बुक है और उसका टाइटल है कुछ भी XYZ, कुछ भी टाइटल है, तो उस टाइटल में क्या होता है, ये 5 तत्व निहित होते हैं। कोई भी बुक होती है उसमें ये 5 तत्व निहित होते हैं, PMEST। ओके, P से पर्सनालिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस, T से टाइम। और इन सभी का सर ने, रंगनाथन सर ने क्या करा है, उनके सिंबल्स भी दे दिए हैं। जैसे P का सिंबल है कॉमा, M का सिंबल है सेमीकोलन, E का सिंबल है कोलन, S का सिंबल है डॉट, T का सिंबल है अपोस्ट्रोफी या इन्वर्टेड कॉमा। ओके गाइस, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर कोलन क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं तो आपको PMST आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा डीप में इसको क्या है, जब इसकी सेपरेट वीडियो आएगी तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PMST, फेज रिलेशन, कॉमन आइसोलेट, इन सब के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डीपली इन सब चीज़ों को मैं वहाँ पे समझाऊंगा। ओके, उसके बाद ये राउंड्स एंड लेवल्स हैं इन्हीं सब के, तो राउंड्स एंड लेवल्स में अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी सब इतना समझिए, फंडामेंटल कैटेगरीज आपको आनी चाहिए कॉलम क्लासिफिकेशन में। ओके, देन उसके बाद डिवाइसेस। कोलन क्लासिफिकेशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डिवाइसेस का यूज़ करना आना चाहिए। डिवाइसेस मतलब इसमें कुछ ऐसे आइसोलेट आइडिया, कुछ ऐसे यंत्र, हिंदी में इसका मतलब हुआ यंत्र, ठीक है। लेकिन जो टाइटल होता है इसमें, जब टाइटल को हम बनाते हैं या फिर कॉल नंबर देते हैं, साइन करते हैं किसी बुक को, तो इसमें रंगनाथन सर की एक अप्रोच है डिवाइसेस का यूज़ करना। मतलब मोस्टली क्लासिफिकेशन स्कीम में डिवाइसेस का यूज़ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और डिवाइसेस आपको आने चाहिए। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, 4 से 5 डिवाइसेस हैं, जैसे अल्फाबेटिकल डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस,
उसके बाद है ज्योग्राफिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो ये डिवाइसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस ब्रीफली बता देता हूँ। देखो अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस में क्या होता है कि जो भी टाइटल होता है ना, उसके स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर उसको नंबर कॉल नंबर असाइन करने के लिए उसका जो नाम होता है ना, उसको उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। जैसे कि यहाँ एक मोटरसाइकिल है, कोई बुक है जिसका टाइटल है यामाहा मोटरसाइकिल, तो आपने मोटरसाइकिल का कॉल नंबर तो निकाला यहाँ पे 5135, ओके। उसके बाद ये उसके बाद जो ये पता अगर मोटरसाइकिल तो किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो यहाँ पे किस कंपनी की मोटरसाइकिल है, यामाहा की, तो यामाहा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने वाई का यूज़ किया है, ओके। कॉन्जुगल डिवाइस में क्या होता है कि आप किसी ईयर या डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कॉन्जुगल डिवाइस का यूज़ करते हो, ओके। जैसे यहाँ पे 1564 है जो कि शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए उन्होंने कैसे लिखा है इसको J64, जे रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को और 64 यहाँ पे ईयर है, ओके। देन उसके बाद क्या है हमारा जोग्राफिकल डिवाइस। जोग्राफिकल डिवाइस में क्या होता है, किसी जोग्राफिकल एरिया मतलब किसी प्लेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 44 रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। और ये 44 आया कहाँ से, कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ चैप्टर्स हैं, जो कि एक चैप्टर है इसमें जोग्राफिकल डिवाइस, ठीक है, वहाँ देखिएगा तो आपको 44 इंडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे इतने आ रहे कि जोग्राफिकल डिवाइस में क्या होता है कि किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स हैं जोग्राफिकल डिवाइस में, वो यूज़ करने होते हैं, ओके। सब्जेक्ट डिवाइस क्या है, सब्जेक्ट डिवाइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट डिवाइस का सिंबल है ये सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट में क्या होता है कि आप जब दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या है, किसका यूज़ होता है, सब्जेक्ट डिवाइस का। जैसे यहाँ पे लॉ लाइब्रेरीज है, लॉ लाइब्रेरीज 24 क्या हो गया, लाइब्रेरीज, और इसको किसकी लाइब्रेरी है, लॉ लाइब्रेरीज। लॉ लाइब्रेरी एक अलग मेन क्लास है ना, तो जेड इसका मेन क्लास है, तो इसको इन्होंने सर्कुलर ब्रैकेट से जोड़ दिया है, ओके। देन उसके बाद क्या है गाइस, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का सिंबल क्या होता है, हाइफन। सीधी सी बात है, जब सेम एरे के सेम आइसोलेट आइडिया को जोड़ना होता है तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज़ किया जाता है। मेरे को पता है गाइस आपको ये इस वक्त कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको जस्ट इतना याद रखना है कि ये जो डिवाइसेज हैं आपको कोलन क्लासिफिकेशन में आने चाहिए, ओके। और इसका मैं बताऊंगा ये डिवाइस कैसे यूज़ होता है, पर्टिकुलर जब इसका हम सेशन करेंगे तो मैं उसमें क्लियरली बता दूंगा। उसके बाद क्या है गाइस, कॉमन आइसोलेट। देखो कॉमन आइसोलेट हर एक क्लासिफिकेशन स्कीम में होते हैं, चाहे यूडीसी की बात करो, डीडीसी की बात करो या सीसी की बात करो, ठीक है। तो आइसोलेट आइडिया ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्लासिफिकेशन स्कीम्स में, क्योंकि गाइस ये जो कॉमन आइसोलेट्स होते हैं या फिर आइसोलेट आइडिया होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम में, ठीक है। जैसे कि सीसी में क्या है कि दो तरीके का कॉमन आइसोलेट है, एसीआई और पीसीआई, ठीक है। एसीआई क्या है, इंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और पीसीआई क्या है, पोस्ट राइजिंग कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट मतलब क्या है कि ऐसे कॉमन वर्ड्स या फिर कॉमन चीज़ें जो हर एक मेन क्लास के साथ यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉमन आइसोलेट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है, एक कॉमन वर्ड है या फिर कॉमन टर्म है जो हर एक मेन क्लास के साथ यूज़ हो सकती है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे देखो एक और वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया भी किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी भी मेन क्लास की हो सकती है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया सोशल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो किसी भी की हो सकती है ना इंसाइक्लोपीडिया, तो ये कॉमन है, तो इसलिए ये है कॉमन आइसोलेट्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिक्शनरी देख लो। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी भी किसी सब्जेक्ट की हो सकती है, डिक्शनरी ऑफ हिंदी, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, डिक्शनरी ऑफ मैथ्स, डिक्शनरी ऑफ साइंस, किसी भी कह लो, तो डिक्शनरी कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, इसलिए क्या है ये कॉमन आइसोलेट, ओके। अभी कॉमन आइसोलेट समझ में आ गया ना, इतना समझना है कि ऐसी कॉमन से वर्ड, कॉमन सी चीज़ें जो हर एक मेन क्लास के साथ यूज़ हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आइसोलेट, ओके। जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। देन उसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए आपको, सिस्टम स्पेशल का यूज़ करना। तो सिस्टम स्पेशल क्या चीज़ है, सिस्टम स्पेशल क्या है कि कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ मेन क्लासेस ऐसी हैं जिसमें सिस्टम और स्पेशल का यूज़ होता है, ओके। जैसे एक मेन क्लास है एल मेन क्लास किसकी है, मेडिसिन की। तो मेडिसिन में क्या है कि जब लास्ट में जाइएगा उस मेन क्लास में, तो वहाँ पे क्या है कि सिस्टम स्पेशल दिए गए हैं, ओके। तो सिस्टम क्या चीज़ है, देखो सिस्टम कुछ नहीं है, बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास यहाँ पे क्या है, एल मेडिसिन, और उसमें जोड़ दिया गया है उसके कॉन्जुगल नंबर को। तो एल भी जैसे यहाँ पे सिस्टम है, तो एल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आयुर्वेदा को, ठीक है। आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट करता है, जिसका देखो एल क्या है, मेडिसिन, और बी क्या है, इसका डेट 999 से लेकर 1000 BC तक, ओके। उसके बाद एल सी क्या है, सीधा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम यही पैटर्न है। देन उसके बाद क्या आता है, स्पेशल। स्पेशल भी क्या है, बेसिक क्लास प्लस एम्प्टी डिजिट है 9, ठीक है। ये रनासन का खुद का लॉजिक है, एक एनोटेशन है एक तरीके का। फिर उसके बाद क्या है, टाइप इनोमरेशन। एल क्या है, बेसिक क्लास एल मेडिसिन, 9 क्या है, एनोटेशन एम्प्टी डिजिट, और सी क्या है, चाइल्ड मेडिसिन। तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड मेडिसिन को। फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट ले लिया, यहाँ पर डिवाइस का यूज हुआ।
एल मेडिसिन, 9 एनोटेशन, एफ क्या है फीमेल। ओके, तो गाइज ये सिस्टम स्पेशल यहाँ पे आपका ये ध्यान रखना है कि होती है कॉलम क्लासिफिकेशन में और इनका यूज़ करना आना चाहिए। तो ये यूज़ कैसे होंगे गाइज, देखो आपको जो ध्यान रखना है, सिस्टम पहले आता है, पहले सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद स्पेशल आएगा, फिर उसके बाद फेसिटेड फॉर्मूला आएगा। ये ध्यान रखना है आपको सिस्टम स्पेशल में। जो भी मेन क्लास में सिस्टम स्पेशल होगा तो उसका फॉर्मूला ये है कि पहले सिस्टम यूज़ होगा, उसके बाद स्पेशल यूज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फेज रिलेशन। फेज रिलेशन आपको आना ही चाहिए इसमें। इससे फेज रिलेशन क्या चीज़ है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, जिसमें क्या होता है गाइस आपका कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इनके बीच में क्या होता है कि रिलेशंस होते हैं कई तरीके के, जनरल रिलेशन, बायस रिलेशन, कंपैरिजन रिलेशन, डिफरेंस रिलेशन, इन्फ्लुएंसिंग रिलेशन। तो ये रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये देखो सिंबल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसे हो सकते हैं, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो सकते हैं, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो सकते हैं, इंट्रा एरे फेज रिलेशन हो सकते हैं। जब जनरल फेज जब दो सब्जेक्ट इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होगा और जनरल रिलेशन होगा तो ए रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जस्ट आपको फेज रिलेशन आने चाहिए इस कोलन क्लासिफिकेशन में। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू गाइस। और गाइस बता देता हूँ ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए कोलन क्लासिफिकेशन में। उसके अलावा मैं बता दूंगा आपको, जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, फंडामेंटल कैटेगरी, फेज रिलेशन, कॉमन आइसोलेट या फिर डिवाइसेस कैसे यूज़ होता है, प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप छूट ना जाए, और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो हम करेंगे ही। ओके, तो अलविदा, खुश आमदीद, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।